प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दो लेक्चर्स में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के चार पोर्शन को कवर कर लिया था। पोर्शन एज इनकी चार टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कर लिया था। पहले वीडियो में हम लोगों ने चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर इसको पढ़ा था। एंड दूसरे वीडियो में हमने उस पे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो हमने करे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे मेटामेरिज्म को। मेटामेरिज्म कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग टॉटोमेरिज्म को भी, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को स्पेशली हम लोग कर लेंगे। ठीक, उस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो भी कर लेंगे, कोशिश करेंगे। एक चीज के लिए मैं तुम लोगों को थोड़ा माफी मांगना चाहता हूँ कि यार बहुत ही डिसकंटिन्यूअस हो गया है वीडियो, डेली बेसिस पे नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम इसका वही था कि मैं एक्चुअली छठ में घर चला गया था, इस चक्कर में मैं वीडियो बना नहीं पाया। ठीक है, बट आई होप कि अब मैं कोशिश करूंगा कि ऑन एन एवरेज डेली एक वीडियो कम से कम अपलोड हो जाए। ठीक, ताकि अगले 3-4 लेक्चर में हम लोग एटलीस्ट आइसोमेरिज्म को ख़त्म करें, जीओसी की तरफ हम लोग अग्रसर हों। और भी बाकी चैप्टर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। कुछ भी चाहिए होगा तो कमेंट करना, व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करो। कुछ भी अगर तुमको ऐसा कुछ कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पे भी बता सकते हो या कमेंट कमेंट कर सकते हो, मैं तुमको उसमें बता दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मेटामेरिज्म। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल बी स्टार्टिंग अप विथ मेटामेरिज्म। देखो मेटामेरिज्म में क्या है कि इसके अंदर सबसे पहली बात कि भाई साहब जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ऑब्वियसली ये तो सेम ही रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स ऑन द आइदर साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब दोनों फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अलग एल्काइल ग्रुप्स होंगे। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अगर एक भी साइड एल्काइल ग्रुप अलग अलग आ गया तो वो तुम्हारा मेटामर कहलाएगा। ठीक है, तो अब कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें दोनों तरफ सब्सटीट्यूएंट्स या एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो कहां कहां पे मेनली मिल सकता है? इट इज मेनली ऑब्जर्व इन किस किस में हो सकता है? सोचो कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके दोनों तरफ सब्सटीट्यूएंट्स या एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। एक तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, ईथर है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा कीटोन हो सकता है। तीसरा अगर ईथर है तो थायो ईथर भी हो सकता है। और कौन हो सकता है? एस्टर हो सकता है। और कौन हो सकता है? 2 डिग्री अमीन्स हो सकता है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिसके दोनों तरफ सब्सटीट्यूएंट्स लगा हो, ग्रुप्स लगा हो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स में मेटामेरिज्म के पाने की संभावना है। एक एक करके कुछ कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर हम लोग देखेंगे जिससे तुमको समझ में आएगा कि मेटामेरिज्म के क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है भाई, चलो तो देखो, जैसे तुमको अगर अच्छा सवाल जो तुमसे पूछा जाएगा तो तुमको बोलेगा कि इसमें कितने मेटामर्स होंगे, वो बताएगा नहीं कि वो ईथर है या अल्कोहल है, तुमको खुद पहचानना पड़ेगा। अगर ईथर होगा तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑब्वियसली क्या आएगा? 0 आएगा, है ना? तो तुम समझ जाओगे CnH2n प्लस 2 ऐसा रहता है, CnH2n प्लस 2 इस टाइप से रहता है। बट अगर एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो एक ऑक्सीजन के आने से एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसका 0 रहेगा। ठीक, तो जैसे मान लो मैं तो बेसिक से जो सिंपल चीज है उससे स्टार्ट करता हूँ कि तुमको पहले ही से दे दिया ईथर कुछ इस टाइप का, CH3 CH2 CH2 OCH3, बोला कि सर ये मिथॉक्सी प्रोपेन है, मिथॉक्सी प्रोपेन में कितने मेटामर्स पॉसिबल है? पहली बात, एक तो ये खुद भी है। ठीक है, जो भी मेटामेरिज्म शो करेगा वो तो खुद तो रहेगा ही ऑब्वियसली। एक तो ये खुद ही है। अब जितने स्ट्रक्चर्स इसके पॉसिबल हैं सारे स्ट्रक्चर्स अपन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो कैसे अप्रोच क्या रहेगा। बीच में तुमने फंक्शनल ग्रुप को रखा ऑक्सीजन को, ठीक है, बीच में ऑक्सीजन है, एक तरफ प्रोपाइल है, एक तरफ मिथाइल है। तुम क्या करोगे अगले वाले में? पहले तो इस तरफ मिथाइल, इस तरफ प्रोपाइल में। अब प्रोपाइल में और कोई ऑप्शन है? ये तो स्ट्रेट चेन है ना, एन प्रोपाइल है। क्या ये आइसो प्रोपाइल हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। तो एक तो इसी में आ जाएगा क्या, इसको आइसो प्रोपाइल बना दो।
तो इसी में एक तरफ मिथाइल एक तरफ प्रोपाइल में हमको जो मिला था क्वेश्चन में वो क्या था, एन प्रोपाइल। हमने क्या किया, इसको आइसो प्रोपाइल कर दिया, तो ये डिफरेंट आ गया कि नहीं। इन दोनों में, इन दोनों को अगर देखें तो एक एल्काइल ग्रुप अलग अलग आ गया कि नहीं, आ गया, तो ये दोनों आपस में मेटामर कहलाएगा। और क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन है, अब दो दो दोनों तरफ डाल दो, इधर भी इथाइल डाल दो, इधर भी इथाइल डाल दो। अब इथाइल में तो एन इथाइल आइसो इथाइल ये सब होता नहीं है, इथाइल में तो दोनों साइड इथाइल इथाइल है, तो यही होगा, इसमें और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक, तो एक तरफ मिथाइल एक तरफ प्रोपाइल वाले में दो बना, और एक दोनों साइड इथाइल वाले में भी में एक ही बना, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, टोटल मेटामर्स कितने हो गए, टोटल मेटामर्स कितने हो गए, 3 हो गए। सही है। इसी प्रकार से अगर तुमको बोला जाए कि C4H10O इसके मेटामर्स बताओ, तो C4H10O इफेक्टिवली देखो यही क्वेश्चन है, समझ रहे हो, ये ऐसे ही लिख के देगा कि नंबर ऑफ मेटामर्स, टोटल मेटामर्स बताओ कितने होंगे, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि ये C4H10 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 0, 4 का फॉर्मूला देख लो, तीन हाइड्रोजन, 3 2 5, 5 2 7 3 10, और 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, यही है कि नहीं है। तो तुमसे ऐसे पूछेगा, ऐसे बना के नहीं देगा। ठीक, ओके, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमको बोला गया कि टोटल मेटामर्स ऑफ C5H12O, ठीक, एक कार्बन बढ़ा दिया, ट्राई करो एक बार, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। चलो अब मैं करके दिखाता हूं, देखो कैसे करेंगे। प्रोसेस क्या है बच्चों, सबसे पहली चीज ये ईथर है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इसका है कि पहले बीच में ऑक्सीजन रखेंगे, एक तरफ एक कार्बन एक तरफ 4 कार्बन, उसमें जितना संभावना होगा वो कर लेंगे। फिर एक तरफ 2 कार्बन एक तरफ 3 कार्बन, उसमें जितना होगा वो कर लेंगे। फिर अब एक जिस तरफ 2 था उस तरफ 3 करोगे तो इधर 2 हो जाएगा, तो वो सेम ही रहेगा, और कोई संभावना होगा नहीं। तो एक तरफ एक तरफ 4, एक तरफ 2 एक तरफ 3, यही 2 संभावना है। इसमें जितना बन सकता है तुम बनाओगे, देखो कैसे बनाएंगे। अब मैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा। एक तरफ एक कार्बन एक तरफ 4 कार्बन, ठीक है, तो एक तो तुम्हारा एन ब्यूटाइल आ गया। अब क्या आ सकता है, क्या ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एन ब्यूटाइल को मैंने क्या कर दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल कर दिया, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो सकता है। क्या ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, टर्शियरी ब्यूटाइल भी हो गया। अच्छा टर्शियरी हो गया, और एक है जो हो सकता है, उसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, इसी को घुमा के लगा दो, आइसोब्यूटाइल। तो ब्यूटेन में कितना आ गया, 4, एक तरफ ब्यूटेन मतलब एक तरफ 4 कार्बन एक तरफ 1 कार्बन, उसमें कितना आ गया टोटल, 1 2 3 4, ये 4 तो आ गया एक तरफ, एक तरफ 4 में। अब देखो एक तरफ अपन 3 कर रहे हैं और एक तरफ 2 कर रहे हैं, मतलब एक साइड इथाइल है एक साइड प्रोपाइल है। अब प्रोपाइल में एन प्रोपाइल है, तो क्या आइसो प्रोपाइल भी हो सकता है, द आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकता है, और कोई संभावना इसमें है नहीं। अब तुम इसी कार्बन को उठा के इधर ले जाओगे तो इधर 3 इधर 2 तो सेम ही हो जाएगा वो, ठीक है, तो और कोई संभावना है नहीं इधर के लिए, तो 2 इधर आ गया 4 इधर आ गया, तो टोटल मेटामर्स कितने आ गए, टोटल मेटामर्स कितने आ गए, 6 आ गए, राइट। आई होप तुम लोगों को क्लियर हो, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे तुमने ईथर के लिए किया है, जैसे हम लोगों ने ईथर के लिए किया है, वैसे हम लोग कीटोन के लिए कर लेंगे। अच्छा ईथर की जगह थायो ईथर दे सकता था, ओ की जगह एस लिख सकता था, ओ और एस दोनों का बैलेंस ही 2 ही रहेगा, तो उसमें कोई झमेला है नहीं, ठीक। मान लो कि ये तुमसे बोलता, मान लो कि ये तुमसे बोलता ईथर के जगह एस्टर बनाने को,
हाँ चलो, इथर की जगह एस्टर दे देता, कुछ इस टाइप का देता। इतना कार्बन क्यों ऐसा है, ये एस्टर है, ठीक। मिथाइल ब्यूटेनोएट, मिथाइल, आई होप कि तुम लोगों को आईयूपीएसी आता है ना? नहीं आता है तो बता देना, मैं उसका भी वीडियो कभी बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि आईयूपीएसी थोड़ा ज़्यादा आसान चैप्टर लगता है मेरे को, इसलिए आईयूपीएसी का मैंने वीडियो नहीं बनाया है। चलो, तो ये मिथाइल ब्यूटेनोएट है, एस्टर है। अब एक साइड मिथाइल है, एक साइड इधर प्रोपाइल है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, एक एक कार्बन को इधर भेजूंगा। तो पहले तो इसी में क्या पॉसिबिलिटी है वो देखो, इसमें इस साइड कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, इसके अलावा 3 कार्बन है। तो मैं इसके साथ क्या क्या छेड़खानी कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, ये एन प्रोपाइल की जगह मैं आइसोप्रोपाइल कर सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ मैं, और कोई संभावना है इसमें? और कोई संभावना नहीं है। क्यों? पता है तुमको, प्रोपाइल में या तो वो एन प्रोपाइल हो सकता है या आइसोप्रोपाइल। ब्यूटाइल में 4 हो सकता है, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल, 4 हो सकता है, ठीक है। ओके, अब क्या कर रहा हूं, एक कार्बन उठा के उधर ले जा रहा हूं, तो इस तरफ अब हमारे पास एक्स्ट्रा 2 ही कार्बन हो गया। अब इसमें और कोई तो संभावना है नहीं, इथाइल में तो एन इथाइल ही होता है, उसमें तो आइसो इथाइल वगैरह होता ही नहीं है। और इधर भी 2 ही है, तो इधर भी कुछ नहीं हो पाएगा। एक और उठा के लेके जाएंगे तो कुछ होगा, लेके जाते हैं उधर, एक और लेके गया, तो अब इस तरफ 3 कार्बन, अब 3 में एक एन प्रोपाइल है तो एक आइसो प्रोपाइल भी आएगा, एक आइसो प्रोपाइल भी आएगा, सही है। और कोई संभावना इसमें नहीं है। क्या एक और कार्बन ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं, एक और कार्बन उठा के ले जाओ उस तरफ, तो अब इधर एक ही कार्बन बचा जो तुम्हारा एस्टर वाला है, वो इधर 4 कार्बन। अब 4 में तुमको पहले से पता है 4 केस होगा, एक एन ब्यूटाइल है, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक टर्सरी ब्यूटाइल, एक आइसो ब्यूटाइल, इसके अंदर 4 केस होगा। चारों को अगर तुम फटाफट ड्रॉ कर लोगे, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, और एक आ जाएगा बेटा अपना आइसोब्यूटाइल, यही 4। तो टोटल कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, तो टोटल मेटामर्स कितने आ गए? समझ आया? समझ आया भाई? कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, बेसिक अगर तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर है, तुम बड़ा ही आराम से कर लोगे क्वेश्चंस को। तो अपने फंडामेंटल्स को क्लियर रखो, क्वेश्चंस हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसके जगह पे कीटोन भी हो सकता है ना? बीच में सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ इथाइल लगा दिया, एक तरफ प्रोपाइल, अब उसको घुमाते रहो दोनों साइड, कर लोगे? वेरी गुड। तो ये मेटामर्स की कहानी है। किसकी कहानी है? मेटामर्स की कहानी है। टॉटोमर्स थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉटोमर्स के अंदर थोड़ा सा ज्यादा समझने की चीजें हैं, इस पे क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, तो इसको देखते हैं, ठीक है। देखो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या है कि ये इसके अंदर 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं जो कि आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मतलब एक डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये इसमें कन्वर्ट होता रहता है, ये इसमें कन्वर्ट होता रहता है, इंटर कन्वर्टिबल, इंटर कन्वर्टिबल, ऐसे ऐसे, ठीक है। और रैपिडली इंटर कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक। सामान्यतः जनरली इन दोनों में से एक कोई ज्यादा स्टेबल रहता है, तो उसका एरो ज्यादा लंबा रहेगा, उस तरफ टेंडेंसी शिफ्ट होने की ज्यादा होगी। तो क्या होता है, आप समझो, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, यही अपने को पढ़ना है, तो बहुत सारा टॉटोमेरिज्म, और सबका फंडा जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही है, ठीक। तो कीटोइनॉल समझ लोगे, बाकी सब समझ जाओगे। देखो इसमें क्या होता है, जैसे इसके लिए क्या है कि मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये है, ये एल्डिहाइड है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ये बेटा देख, ये जो तुम्हारा है, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये जो है, ये अल्फा कार्बन है, और इससे जुड़ा हुआ जो 3 हाइड्रोजन दिख रहा है वो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन।
तो पहला कंडीशन यही है टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए कि कीटो फॉर्म के पास, कीटो फॉर्म किसको बोलते हैं, या तो वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कीटो फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये, कीटो फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। तो क्या होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे चला जाएगा, किस पे, जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला ऑक्सीजन है उस पे। तो ये अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट होकर इधर चला गया, और डबल बॉन्ड जो ऊपर था, चूंकि इसका एक बॉन्ड कम हुआ है, समझो एक हाइड्रोजन इधर से इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हुआ है, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसको नीचे लेटा दो इधर, समझे, इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा HCH, यहाँ कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक OH, क्यों OH, क्योंकि ये H शिफ्ट हो गया, एक H। अभी देखो इसमें एल्कीन भी है, अल्कोहल भी है, तो इन भी है और ऑल भी है, इसलिए दोनों मिला के क्या बोल देंगे, इनॉल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, इनॉल फॉर्म। ये अपना कीटो है, ये अपना इनॉल फॉर्म है। अब तुम समझो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या हुआ, बाजू में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट होके डबल बॉन्ड O पे चला जाता है, और डबल बॉन्ड जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, बस। होता कैसे है वो आगे बताऊंगा, मैकेनिज्म क्या है इसका, बट हो क्या रहा है वो तुमको देखना है, ठीक। अब यहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म टू अकर, टॉटोमेरिज्म होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहला कंडीशन है इसके अंदर कि भाई साहब इसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, शुड हैव कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड वाला होना चाहिए अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। एक बात ध्यान रखना, sp3 हाइब्रिडाइज मतलब वो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होना चाहिए। जैसे ये कार्बन देखो सिंगल बॉन्ड वाला है, इसमें डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होना चाहिए, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करेगा, ठीक है। तो अभी कुछ प्रश्न मैं देता हूं तुमको, उसमें ये बोलूंगा कि तुमको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करेगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद विस्तार से आगे बढ़ेंगे। देखो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग if they show ketoenol टॉटोमेरिज्म। आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग हाँ, ऐसा कुछ ले लें, ठीक, ये भी हो सकता है। तो अब देखो फटाफट फटाफट देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं पहले वाले की, क्या उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो तुम आंख बंद करके बोलोगे कि मास्टर साहब यहाँ पे तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3, और सिर्फ यही नहीं यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो बोलोगे जी सर है, इसका मतलब है पहला वाला शो करेगा। दूसरे वाले में अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है
दो अल्फा हाइड्रोजन इधर है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी करेगा। इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये तीनों मिथाइल जुड़ गया, कार्बन CH3 जुड़ गया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं करेगा। इसके पास राइट साइड में यहां तो नहीं है बट यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये भी करेगा। इसके पास नहीं है तो नहीं करेगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है, ये sp2 है। डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन sp3, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन sp, ध्यान रखना। ठीक, तो ये भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? पक्का? नोट डाउन कर लो। तो ये तो तुम पहचान गए कि भाई कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कौन करेगा कौन नहीं करेगा। जरा इसके मैकेनिज्म को समझो कि कैसे होता है। मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म, कीटोइनॉल की बात कर रहे हैं बेटा। इसका मैकेनिज्म दोनों मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में भी होता है। दोनों में समझेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है। एसिडिक मीडियम में कैसे होता है देखो, मैकेनिज्म देखो क्या होता है। मान लो कि हमने ले लिया CH3, जो पहला लिया था क्वेश्चन वही ले लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। डबल बॉन्ड OH, और एसिडिक मीडियम में किया मतलब H+ ले लिया। क्या होगा देखो, ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन है इसके पास एक लोन पेयर है। ये क्या करेगा? लोन पेयर क्या करता है? H+ को पिक करता है, प्रोटोनेट हो जाता है वो। प्रोटोनेट, क्योंकि H+ को क्या बोलते हैं? प्रोटोन बोलते हैं। तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, क्या बनेगा? HCHHC डबल बॉन्ड OH। अब जैसे ही प्रोटोनेट हुआ तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आया है तो अब ये दुख है, दुखी हो गया होगा कि भाई हाई इलेक्ट्रोनिक, तुम खुद समझो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। मतलब क्या है कि इलॉन मस्क को तुम गरीबी के आलम में छोड़ दियो तो हाथ पैर मारेगा कि कैसे करके मैं वापस से अपना जो ओरिजिनल स्टेट है वहां पे पहुंचूं। तो क्या करेगा? ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के भाग जाएगा। कमजोर है ना, इसको सपोर्ट करेगा सब, ऑब्वियसली पावरफुल को सब सपोर्ट करता है। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके भाग जाएगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ये हाइड्रोजन जैसे अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आया और ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे OH आ गया। तो ये क्या बन गया? HCH, बीच में आ गया डबल बॉन्ड, ऊपर आ गया OH और यहाँ तो H था ही। ये तुम्हारा इनॉल फॉर्म आ गया कि नहीं? और ये तुम्हारा क्या था? कीटो फॉर्म। यही मैकेनिज्म है एसिडिक मीडियम में, मतलब एसिड कैटेलाइज्ड अगर टॉटोमेरिज्म होगा तो एसिडिक मीडियम में ऐसे ही मैकेनिज्म होता है। दिस इज हाउ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, अच्छा ये तो एसिडिक मीडियम की बात होगी। बेसिक मीडियम में कैसे होता है सर? बताओ बेसिक मीडियम में कैसे होता है? तो देखो बेस कैटेलाइज्ड कैसे होता है। बेस कैटेलाइज्ड या फिर बेसिक मीडियम बोल दो, एक ही बात है। देखो इसके अंदर क्या होगा भाई, बेसिक मीडियम में या बेस कैटेलाइज्ड में, कि मान लो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन, जितना लेना है ले लो। मैकेनिज्म अपन समझ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे बच्चों? OH- लेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। अब तुम समझो, ये जो हाइड्रोजन होता है ना भाई, अल्फा हाइड्रोजन, ये एसिडिक होता है। बोलोगे क्यों? क्योंकि जैसे ही OH- इस H+ को पिक करेगा, OH- H+ को निकालेगा, वैसे ही इस कार्बन पे आएगा माइनस, और ये माइनस इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन यानी कि रेजोनेंस में है। रेजोनेंस अगर नहीं आता है तो पढ़ोगे GOC में, वैसे थोड़ा बहुत झलकी इसका केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोगों ने देखा होगा। तो बच्चों OH- यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला, जैसे ही निकाला इस कार्बन पे चार्ज आया माइनस, नेगेटिव चार्ज आया। अब ये माइनस इधर रेजोनेट करेगा, रेजोनेट करेगा तो क्या होगा? H यहाँ पे आ गया डबल, CO पे चार्ज क्या आएगा बच्चों? क्यों माइनस आएगा? क्योंकि ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ है तो उस पर माइनस चार्ज आ गया।
अब तुमने जो इसका H प्लस निकाला था इधर से, सॉल्यूशन पानी के अंदर H प्लस तो रहता ही है, पानी से H प्लस उसको मिल जाएगा और ये बना लेगा इनॉल फॉर्म, डबल बॉन्ड सी, यहाँ OH आ गया, यहाँ H आ गया, ये तुम्हारा इनॉल बन के तैयार हो गया। समझा? ये तुम्हारा इनॉल बन के तैयार हो गया। ये बेसिक मीडियम में है, पर अल्टीमेटली हो तो वही रहा है, राइट? तो एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म भी आप लोगों ने देखा, बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म भी आप लोगों ने देखा। ऐसे होता है टॉटोमेरिज्म, ठीक है? तो ये तो कैसे होता है, मान लो मैकेनिज्म पूछेगा तुमसे, या मैकेनिज्म में कुछ स्टेप्स अगर कुछ पूछ लिया किसी क्वेश्चन के अंदर तो तुम कर दोगे। वैसे ये मोस्टली इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए, तुमको बस क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट कर दो किस पे, डबल बॉन्ड O पे, और डबल बॉन्ड O को नीचे लेटा दो, बस इतना ही काम करना है तुमको, ठीक है? बट अगर मैकेनिज्म आएगा तो एक दो जगह पे फायदा होगा, कहां पे फायदा होगा वो मैं आगे सिखाऊंगा तुमको, ठीक? अब किन किन फैक्टर्स पे कौन ज्यादा, देखो एक तो पहली बात यहां पे ये है कि कीटो और इनॉल में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, ठीक है? इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। क्यों ऐसा है? क्योंकि कीटो फॉर्म में C डबल बॉन्ड O है, और C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो C सिंगल बॉन्ड O से ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ, उसके बनने में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ होगा, इसी वजह से उसका फाइनल एनर्जी जो होगा वो कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो कीटो फॉर्म सामान्यतः ज्यादा स्टेबल है किससे, इनॉल फॉर्म से, अनलेस एंड अनटिल कि इनॉल फॉर्म में कुछ अलग चीज हो जाए। कुछ अलग चीज मतलब इनॉल या तो एरोमेटिक हो जाए, या तो इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाए इंट्रामोलिकुलर। अब हाइड्रोजन देखो, एरोमेटिसिटी नहीं आता होगा तुमको क्योंकि वो जीओसी में पढ़ोगे, बट तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आता होगा, इंटर इंट्रा, ये तुमने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो या तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए या वो एरोमेटिक हो जाए। अगर ऐसा होगा तो परसेंटेज इनॉल कंटेंट बढ़ जाएगा, और कभी कभी इनॉल का परसेंटेज कीटो से ज्यादा हो जाता है। तो मेनली यही तुमको देखना है कि इन जनरल ज्यादातर केसेस में तुम्हारा कीटो ज्यादा स्टेबल रहेगा, बट कुछ कुछ जगहों पे इनॉल भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता हूं, पहले तो तुम ये बताओ क्या ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा? सोचो, सोच के बताओ। तो तुम्हारा दिमाग तो बोल रहा होगा कि नहीं करेगा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, है ना? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास जो अल्फा कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। बट अब समझो ये एक्सेप्शनल केस है, अगर मैकेनिज्म आता रहता है तो आदमी कर लेता है। अगर मान लो मैं इसको बेसिक वीडियो में तुमको सिखाता हूँ, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो बेस जो है तुम्हारा OH माइनस ये एसिडिक H प्लस को निकाल देगा, और जैसे ही H प्लस को निकालेगा तो समझना क्या होगा, डबल बॉन्डो यहाँ पे माइनस आ गया, तो इस माइनस का रेजोनेंस करवाओ, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, डबल बॉन्डो, फिर से रेजोनेंस करवाओ, तो क्या हुआ, फिनॉक्साइड बन गया। पानी में H प्लस है, इसको H प्लस मिला, और मिलते ही ये क्या बन चुका है, फिनॉल। बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि एरोमेटिक है। आगे पढ़ोगे एरोमेटिसिटी, ये एरोमेटिक है, जिसको आता है उसको ज्यादा समझ में आएगा, जिसको नहीं आता है उसको आगे से समझ में आएगा। अभी तुम ये मान के रखो कि जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन पे कुछ भी लगा दो एरोमेटिक होता है,
तो बेंजीन खुद एरोमेटिक है, और बेंजीन से कुछ भी टांग दो तो एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो बेटा ये इसका इनॉल फॉर्म है, और इनॉल फॉर्म एरोमेटिक हो गया, तो इसमें कीटो से ज्यादा परसेंटेज किसका होगा, इनॉल का होगा। तो जिसमें एरोमेटिसिटी आ जाए या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो मोस्टली इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। तो अगर मान लो तुमसे 2-3 क्वेश्चन दे और बोले बताओ इसमें किस में इनॉल कंटेंट ज्यादा है, तो क्या देखोगे, जो इनोलेट आयन बनता है H+ निकालने के बाद, जो इनोलेट, ये सब नेगेटिव चार्ज वाले जितना भी देख रहे हो ये इनोलेट आयन है, तो तुम देखो कि इनोलेट आयन किसका ज्यादा स्टेबल है या इनॉल फॉर्म किसका ज्यादा स्टेबल है, यही सब कंपेयर करना होता है। क्या उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रहा है इनॉल फॉर्म में, क्या वो एरोमेटिक तो नहीं हो गया, ये कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुमको खुद से पूछना है। अब अगर तुम उसका उत्तर दे पाओगे, उसका आंसर दे पाओगे, तो तुमको समझ में आ जाएगा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये उम्मीद रहता है ऐसे क्वेश्चंस को कि ये पूछा जा सके। तो यहीं पे आता है कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज इनॉल कंटेंट। मान लिया जाए कि 4 स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा कंपेयर करो किसमें इनॉल ज्यादा है, तो तुम क्या करते हो, देयर आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग परसेंटेज इनॉल कंटेंट। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट आयन। इनोलेट आयन क्या होता है, जो H+ निकालते हो, अल्फा हाइड्रोजन हटाते हो तो जो नेगेटिव चार्ज आता है उसको इनोलेट आयन बोलते हैं। तो वो कौन ज्यादा स्टेबल है उसको देख सकते हैं। या फिर स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म, जो इनॉल बनाने के बाद कहीं वो एरोमेटिक तो नहीं हो गया, कहीं उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, कहीं एरोमेटिक तो नहीं हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है। ये चारों फैक्टर्स को देखते हैं, इन चारों फैक्टर्स के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं किसमें परसेंटेज इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। देखते हैं सवाल इस पे, उस सवाल से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, घबराइए नहीं, जब तक हम है घबराने वाला बात नहीं है, ठीक है। देखिए अगर मान लो तुमको ऐसा बोला CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ये है, और तुमको बोला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इन दोनों में बोला बताओ किसमें परसेंटेज इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, तो तुम क्या करोगे, इनोलेट आयन बनाओ। इसका इनोलेट आयन क्या बनेगा, अच्छा एक बात समझो, ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 1 डिग्री कार्बन आयन या 2 डिग्री कार्बन आयन, तो द आंसर इज 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन आयन, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन आयन में CH3 का प्लस आई लगेगा, और प्लस आई की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब इधर से हाइड्रोजन हटा, तो ये बना CH2 C डबल, क्यों इधर से हटा, क्योंकि CH2 से नहीं हटाएंगे, ये कम एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है, क्यों कम एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, ठीक है। तो CH2 CH3, इस पे चार्ज क्या आ गया, माइनस, और इसका इनोलेट क्या बनेगा, इसमें तो दोनों में से किसी भी साइड से निकाल दो, कोई झमेला वाला बात है नहीं। अब जो इनोलेट है ये तो सिंपल है कि इधर भी रेजोनेंस में ये भी अपना रेजोनेंस कर रहा है, बट यहाँ पे इथाइल का प्लस आई लग रहा है, क्या लग रहा है, प्लस आई, और यहाँ पे मिथाइल का प्लस आई लग रहा है। इथाइल का प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, मिथाइल के प्लस आई से, और प्लस आई जो है, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा है, ठीक, ये सब GOC का पार्ट है, जिसको आता है उसको और ज्यादा समझ आएगा, जिसको नहीं आता है वो सुन लो कि इथाइल में 2 कार्बन है, मिथाइल में 1 ही कार्बन है, जितना ज्यादा कार्बन होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन धक्का मारता है, देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, और ये पहले से इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है CH2 माइनस, उस पर पहले से नेगेटिव चार्ज है, वो पहले से इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, और ये इथाइल उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, भाई मत दो हमको, हमको मेरे पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन होगा, समझ रहे हो, रिपल्सन सेम सेम है ना, अलग अलग रहेगा तभी तो अट्रैक्शन होगा, सेम सेम है, लड़का है लड़के को भेज रहे हो, अरे भाई नहीं चाहिए हमको, समझ रहे हो, वही बात है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसको देना चाह रहा है लेकिन वो लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि हम भी इलेक्ट्रॉन ही है और हमको इलेक्ट्रॉने दे रहे हो, क्या फायदा होगा उसको, तो धक्का मारेगा, नहीं नहीं चाहिए, छोड़ो, समझे, तो ये जाना नहीं चाहेगा इधर। अब वही यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल भी प्लस आई लगाएगा, बट मिथाइल में प्लस आई इथाइल के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा,
कम होगा तो क्या बच्चा, कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसका इनोलेट ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें परसेंटेज इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। बतवा समझे, समझ आया भाई? तो परसेंटेज इनॉल कंटेंट इसमें ज्यादा, ऐसे ही चेक करेंगे। और एक दो क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो कि हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये लिया। और दूसरा हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H। अब देखो इसमें एक बात, इसका जो इनॉल बनेगा ना भाई, इसका पहले इनोलेट क्या बनेगा, ध्यान दो, बीच वाला जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा एसिडिक है। क्यों? जब तुम बीच वाला हाइड्रोजन निकालोगे तो जो माइनस आएगा वो दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा। ये जो माइनस है ना, ये इधर भी C डबल बॉन्ड इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, इसके साथ भी, दोनों साइड रेजोनेंस कर रहा है। बट अगर मैं यहां से हटाता तो ये एक के साथ ही रेजोनेंस करता। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है कि सर थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कि 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बन आयन से, ये तो 2 डिग्री बन गया। तो जो डिग्री वाला चीज है वो रेजोनेंस के सामने में बहुत कमजोर चीज है। अगर कहीं पे रेजोनेंस ज्यादा होने लग जाए तो डिग्री विग्री मत देखना, रेजोनेंस का ज्यादा प्रभाव होता है। तो इधर वाला जो बीच वाला 2 डिग्री वाला है, ये दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जब भी रेजोनेंस होता है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड और ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो रेजोनेंस हो रहा है इसलिए बीच वाला कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। अब इसका जो इनॉल बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C O H CH3। जरा गौर से देखिए, जरा गौर से देखिए, इधर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पे चिलेशन हो रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चिलेशन हो रहा है। और सिर्फ इसी में नहीं, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O H, ये इसका इनोलेट आया। अब इनोलेट आया, आगे से ये बना, फिर इससे बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C O H H, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में हो रहा है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर दोनों में हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। फिर डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? डिसाइडिंग फैक्टर इनोलेट आयन है। बहुत सही पकड़ रहे हो। देखो ये जो माइनस है इसमें दोनों तरफ CH3 है, दोनों तरफ से प्लस आई लग रहा है। इसमें एक ही तरफ CH3 एक तरफ H है, H का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, H जीरो है, उसका बीच में बॉर्डर पे उसके ऊपर वाला प्लस है, उसके नीचे वाला माइनस है। ठीक, तो H कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है, बट CH3 डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक ही CH3 का डोनेशन है तो कम रिपल्सन होगा, डीस्टेबलाइज तो करेगा लेकिन कम डीस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे दो दो CH3 का रिपल्सन है, डीस्टेबलाइज ज्यादा करेगा, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसी वजह से इसमें परसेंटेज इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। अगर मैं तीसरा लेता जिसमें इधर भी H डाल देता, दोनों साइड H डाल देता, उसकी परसेंटेज इनॉल कंटेंट और ज्यादा हो जाती, उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती। बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है, बहुत अच्छा। छापने में कमी मत करो, छाप लो। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और इसका मैंने ले लिया, इसका रिएक्शन मैंने कर दिया D2O OD माइनस, मतलब प्रोटियम की जगह ड्यूटीरियम हैवी वाटर ले लिया OD माइनस, और ये एक्सेस में लिया। क्या लिया? एक्सेस में लिया। तो भाई बात समझो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है जो तीनों अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, यहां से H प्लस तो निकलेगा
लेकिन इसको एक्सेस में D2O है, तो इसको वापस जब मिलेगा ये OD माइनस क्या करेगा, H प्लस को निकाल के ले जाएगा, H प्लस निकला, इस पे माइनस आया, अब ये शिफ्ट होगा इधर, इसका जो इनॉल बनेगा उसमें इसके पास आएगा कौन, H आएगा या OH, H आएगा या D आएगा, D आएगा, क्योंकि यहाँ पे D2O है, समझ रहे हो, तो D आएगा। अब तुम ये समझो कि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या ये तीनों एसिडिक हाइड्रोजन को D के H के जगह पे D आ जाएगा कि नहीं, मतलब अल्टीमेटली इसमें बनने वाला क्या है, C D D D C डबल बॉन्ड O, ये H ही रहेगा, इसको मत हटा देना, क्यों, क्योंकि ये H तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो नहीं हटेगा, बट यहाँ पे बाकी तीनों हाइड्रोजन हट के ड्यूटीरियम आ जाएगा। अब तुम सोच रहे हो कि ये क्या कर दियो, कैसे आ गया ये, तो सिंपल सा चीज है यार, देखो C H H H C डबल बॉन्ड O H, तुम्हारा OD माइनस आया और इसको ले गया उठा के, तो H डबल बॉन्ड O H, इस पे आ गया माइनस। अब कीटो इनॉल में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, कीटो फॉर्म, तो देखो इसका इनॉल तो बनेगा, घूमेगा, इनॉल तो बनेगा, लेकिन वापस से ज्यादा स्टेबल कौन है, कीटो, तो मोस्टली ये पाया किस में जाएगा, कीटो में। अब इसको पानी से क्या मिले, पानी पानी तो है नहीं, D2O है, D2O से इसको क्या मिल जाएगा, HCH डबल बॉन्ड OH, और यहाँ क्या आ गया, ड्यूटीरियम। जैसे एक ड्यूटीरियम आया, अब फिर से OH माइनस OD माइनस आके ये हाइड्रोजन हटाया, फिर दूसरा ड्यूटीरियम आया, फिर इसको भी हटाया, फिर तीसरा ड्यूटीरियम आया, तो जब तक सारे को नहीं हटा दे, क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया है, एक्सेस में, जब तक सबको नहीं हटा देगा तब तक होता रहेगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा, ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक। अगर मान लो ऐसा होता प्यारे बच्चों, और सेम चीज मैं यहाँ पे D2O OD माइनस लेता एक्सेस में, तो बताओ क्या होता, क्या 6 के 6 हाइड्रोजन को हटा पाता है, जैसे ही तुम एक्सेस में लिए तो दोनों तरफ के हाइड्रोजन को हटाएगा, CD3 C डबल बॉन्ड O CD3, क्लियर। अब जैसे तुम ये देख रहे हो ना, वैसे ही और भी बहुत सारे नाइट्रो, ऐसे नाइट्रो, राइट, ऑक्साइम ऑक्साइम वाला होता है, तो और भी बहुत सारा टोटोमर होगा, बस ध्यान रखना कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन शिफ्ट होके जा सके, तो वो टोटोमरिज्म करेगा। तो और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटोमर्स हैं, बट उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पूछने की संभावना बहुत कम है, मोस्टली जो आएगा वो कीटो इनॉल से आएगा, और कीटो इनॉल टोटोमरिज्म तुमको अच्छे से आना चाहिए। तो मैंने अपना कोशिश किया तुमको समझाने का, और आई होप कि तुमको समझ आया हो। बावजूद इसके कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट में तुम मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप चैनल पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहो ईमानदारी के साथ, ध्यान से पढ़ते रहो, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देंगे, एक एक वीडियो में एक एक चीज़ों को करते जाएंगे, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, ठीक है भाई, चलो बाय बाय।